गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज हम समास का दूसरा भेद है अव्यय भाव पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने पढ़ाया था द्वंद्व तत्पुरुष, जिसका एक ही केवल भेद पढ़ना था, इतरेतर द्वंद्व। आज मैं दूसरा अव्यय भाव समास पढ़ा रहा हूँ। ये परिभाषा मैंने नीचे लिखा हूँ कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भावः, यानी इसको पूर्व पदार्थ प्रधान करेंगे। ये संधि में आपको ये संधि पढ़ना है, और करना, तो इसका विशेष करेंगे पूर्व पदार्थ प्रधान जोड़ अव्यय भाव। तो इस तरह से मैंने है। फिर भी इसका परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो वह अव्यय भाव समास कहलाता है। क्या है? जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो वह अव्यय भाव समास कहलाता है। अब अव्यय भाव क्या है, तो थोड़ा सा इसका जानकारी ले लेते हैं कि क्या है। क्या यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर उसी चीज को लिख रहे हैं हिंदी में। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो वह अव्यय भाव समास कहलाता है। इस समास में पूर्व पद अव्यय उपसर्ग होता है एवं उत्तर पद संज्ञा होता है, परंतु समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। चलिए, तो अब मैंने हिंदी में इसका परिभाषा लिख दिया, इसको ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे। बोलिए। उत्तर पद संज्ञा होता है, संज्ञा लिखा हुआ है, ज्ञ छत्र ज्ञ नाउन एक वचन में हो जाता है समस्त पद।
मतलब प्रथमा विभक्ति में द्विवचन बहुवचन चलता है कि द्वितीय विभक्ति? वो तो किसों में भी चलेगा, वो तो बाद के हिसाब से बनता है। जैसे तयो लगाए थे ना हाँ। जब, उसी तरह से वो लगा हुआ रहेगा। नहीं लगा रहा है तो प्रथमा का द्विवचन में, हाँ, न तीन लगे तो बहुवचन। चले हो चुका। अब चले उदाहरण हम लोग चलते हैं, उदाहरण एक एक कर चलते हैं। यहाँ पर लिखा ऊप, लिखा ऊप है। पहले इस समास को समझेंगे। ये जितने भी समास, एक समास आपने पढ़ लिया है, ये दूसरा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद भी पढ़ाना है। तो केवल इसी समास में, कौन सा समास में, अव्ययभाव समास में इसका उल्टा सिस्टम है। जैसे मैं कल बताया था, एक उदाहरण देकर लिखा था, पाठाए शाला लिखा था कि नहीं, ये बन गया था पाठ शाला। यानी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो पाठ है आगे है कि नहीं, तो पठाए भी आगे ही है। शाला क्या है, पीछे है, तो शाला यहाँ भी पीछे ही है। माने जैसे जैसे पोजीशन है वैसे वैसे समस्त पद में भी, और क्या है, विग्रह वाक्य में वैसे ही स्थिति है। लेकिन इस समास में जो आगे वाला है पीछे चलेगा, पीछे वाला आगे आएगा। जैसे पीछे में शाला है, वह चलाएगा कहाँ पर, आगे। और पाठ जो है पीछे में वो आगे है, वो कहाँ चलेगा, पीछे चलेगा। ये यहाँ पर सिस्टम है। बात समझो प्रत्येक। ये जो पाठ आपको दिख रहा है, वो तोड़ने के क्रम में वो रूप बदल कर, ये पाठ अपना रूप बदल कर पीछे चला जाएगा। और ये जो शाला जो पीछे में है, उसमें विभक्ति लग कर वो कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। तो वही मैं जो पीछे में ये उत्तर पद कहलाता है, तो वही मैं यहाँ पर नियम लिखा, उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति। जैसे इसको तोड़ना है, तो तोड़ने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जो उत्तर पद में जो शब्द रहेगा, पद रहेगा, उसको आप किस विभक्ति में लाओगे, द्वितीय में लाकर डालोगे। और ये उदाहरण उसका नहीं है, ये उदाहरण इसका देंगे, पहले यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ भी समझ जाएंगे। यही करना है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका उदाहरण ये नहीं है। मैंने ये उप लिखा हूँ, जो उपसर्ग लिखा हुआ है, लेकिन आपके कॉपी में अव्यय लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में मैंने उपसर्ग लिख दिया। हकीकत में उपसर्ग है, ये अव्यय नहीं है। लेकिन व्याकरण में इसको, ये समास में इसको क्या कर लिया है, अव्यय मान लिया है। लेकिन व्याकरण में क्या है, ये उपसर्ग है। तो इसलिए मैं ब्रैकेट में क्या लिखवा दिया हूँ, उपसर्ग। क्लियर। अब अव्यय खोजते रहेंगे, मिलवे नहीं कर जाते, कहाँ है ही नहीं है, नियम गलती है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में आपको उपसर्ग डाल दिया। तो ये समीप में बदलेगा। ये जो उप आगे में दिखेगा, वह किस में दिखेगा, समीप में। कहाँ पर, पीछे में। और पीछे में अगर समीप दिखेगा
तो आगे में उप में दिखेगा। ये तरीका अपना ये सबसे समास में आसानी है। ये कल जो पढ़ाया था वो, जो अब इसके बाद पढ़ाएंगे वो थोड़ा खतरनाक है, वो उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों आसान है। बात समझेंगे नहीं? तो अब ये क्या करेंगे, तो ये समीपम लिखा हुआ है उत्तर पद में, यानी जो पिछले वाला जो पद था उसमें षष्ठी विभक्ति लगाकर आप उसको आगे ट्रांसफर कर दीजिएगा। आप पीछे आगे वाला को पीछे में इसमें बदल कर जाएगा, ये किस में, समीपम में। अब देखेंगे यहाँ पर लिखते हैं, दो चार उदाहरण लिख देते हैं यहाँ पर। उप नगरम, उपग्रामम, उपवृक्षम। एक उदाहरण याद हो जाएगा, हजारों ऐसा आएगा, उप से पकड़ लेंगे हजारों को, उप से पकड़ लीजिए जी। उप लगा रहे हैं। हाँ, उप लगा ही हुआ रहेगा, दूसरा कुछ लगा हुआ नहीं रहेगा। हाँ, दूसरा उदाहरण होगा कि नहीं, तो वहां पर देखेंगे उपवृक्षम। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रामम, यहाँ जो वृक्ष है पुल्लिंग शब्द में है, लेकिन समास पद जब बना है ना तो नपुंसक लिंग में बन गया है। उपवृक्षा नहीं हुआ है, ये वृक्षम हो गया। हाँ, उपवृक्षम हो गया नपुंसक लिंग में। अव्यय भाव समास हमेशा, भाई मुंह में मैं क्या रखते हैं, नहीं काला मिर्च रखे इसलिए मरीच। हाँ, ठीक है सर। देखिए, तो ये नगरम, नगरी, नगरानी तो नपुंसक लिंग में होता ही है। ग्राम, ग्रामो, ग्रामा पुल्लिंग में होता है, और वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा पुल्लिंग में होता है। लेकिन समस्त पद क्या होता है, नपुंसक लिंग में बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत आसान है। अब इसमें से जो उत्तर पद में आपको नगर दिखाई दे रहा है, नगरम दिखाई दे रहा है, उसमें से म को हटा देंगे तो नगर बचेगा। तो नगर में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, हाँ, नगरस्य। ये हो जाएगा नगरस्य समीपम। ये समीपम इसलिए हमको कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। समीपम ये हम कंफ्यूज बराबर हो जाते हैं। समीपम नगर नगरस्य समीपम, ये अनुस्वार दो तो चाहे महलन दो, कुछ फर्क नहीं है, उपनगरम हो गया। अब उसी तरह क्या हो जाएगा, ग्रामस्य समीपम। अब यहाँ आएगा वृक्ष। अच्छा, ये अब आएंगे। मैं बताया था कि जिस समास में पूर्व पद की अर्थ की प्रधानता हो वही अव्यय समास कहलाएगा, ये बोला था। प्रधान कैसे, मान से यहाँ पर उप है, नगरम है, तो मैं क्या बोला था, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो, ये उप है, यहाँ पर नगरम है। तो इस तरह से किसी भी अनोन व्यक्ति को बताइए कि उप है, नगरम है, इसमें प्रधान कौन सा है, तो कहेगा कि नगर प्रधान है, क्योंकि वो देख रहा है मुजफ्फरपुर टाउन को, पटना टाउन को, दिल्ली को देख रहा है, लेकिन उप का तो था पता नहीं ये क्या है कि नहीं। तो लेकिन है क्या, प्रधान। अब ये समास बता रहा है किसको, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो अब, तो आप कैसे जाने कि पूर्व, तो इस तरह से तो देखने में लग रहा है कि गांव है, वृक्ष है, फलता है, फूलता है, गांव में लोग रहते हैं, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उप क्या है पता नहीं चल रहा है। तो हम एक सेंटेंस बताएंगे कि आखिर में इसमें प्रधान कौन है। अब जैसे मान से यहाँ पर एक कर्ता जोड़ते हैं राम, यहाँ पर क्या जोड़ दिए, राम नगरस्य समीपम गच्छति।
एक सेंटेंस बना दिया। राम नगर के समीप जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ? नगर के कहाँ? समीप में जाता है। नगर में जाता है कि समीप में जाता है? समीप में। हाँ, समीप में जाता है। तो समीप का वाचक शब्द कौन है? उप है। तो उप की प्रधानता हो गई। बात समझ में है कि नहीं? निकट। उप का मतलब निकट। हाँ, बात अभी समझ में आया कि नहीं? यानी राम नगरस्य समीपम गच्छति। राम कहाँ जाता है? माने राम नगर के समीप जाता है। तो नगर में जाता है कि समीप में जाता है? नगर के समीप में न जाता है। तो उस समीप का वाचक यहाँ पर कौन सा शब्द है? उप है। तो उप की प्रधानता हो गई। क्लियर? तो इस तरह से बाकी सारे जितने भी ये उदाहरण आएंगे जहां पर उप आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति का लगाकर तोड़ना। लेकिन ये नपुंसक बनाने का तरीका मैंने अभी बताया नहीं। अब ये यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको मिटा कर अभी इसको उदाहरण को समाप्त करते हैं। तो अंत में नपुंसक बनाने का नियम बताऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ एक और देते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है उपगंगम। ये उपगंगम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर उप तो दिखाई दिया है, गंगम लिखा हुआ है। तो गंगम तो नहीं होता है, गंगा होता है नहीं। तो ये आकारांत में म तो लगता नहीं है। तो आप पहले मौखिक जान लेंगे कि आकारांत कोई शब्द होगा उत्तर पद में तो उसके आ को हटाकर म जोड़ देंगे। यानी गंगा है तो गंगम, यमुना है तो यमुना, राधा है तो सीता है तो इस तरह से नपुंसक लिंग बनाया जाता है समास में। बाकी जगह मत बनाइएगा ना तो नपुंसक लिंग नहीं बनता है। वो नपुंसक लिंग जम जाते हैं वो, लेकिन यहाँ पर बना दिया जाता है। तो इसलिए आकारांत जितने भी शब्द होंगे अगर समास में आता है अव्ययभाव समास में तो नपुंसक लिंग बनाने के लिए उसके आ को हटा देंगे और म क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो गंगम हो जाएगा, यमुनम हो जाएगा, राधम, सीतम, गीतम, रीतम, मितम, प्रियंकम, कैटरीनम वगैरह सब हो जाएगा। नहीं, अनुष्कम। हाँ, मिटा दे। हाँ देखिए, हाँ तो इसका उदाहरण है गंगा। अब जो गंगा यहाँ पर लिखे हैं वही गंगा लिखते हैं। गंगाया समीपम। हाँ जी, हाँ, समीपम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उप नदी लिख देते हैं, उप नदी। अब ये उप नदी ऐसे लिखाएगा। नदी आप बड़ी में लिखे हैं, नदी बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन नपुंसक लिंग बनाने के लिए उप नदी ऐसे लिखाता है। हाँ, तो नियम बाद में लिखा दूंगा, ज्यादा नियम नहीं है। यानी क्या हो जाएगा? नद्या समीपम। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। चलिए, तो मैं इसको ये उप आपका 1 नंबर में उप हो गया। ये 1 नंबर का उदाहरण हुआ। ये उप से संबंधित जितने वर्ड आएंगे और भी बहुत सारे है तो वो आ जाएगा। सर तो बाकी तो ऊपर लिखाइए क्या होगा? ऊपर लिखा है। बस सर, बस। अनु बदलेगा पश्चात या योग कीजिए। योग अर्थ में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति यहाँ भी लगेगी। जी क्या घूमना रहे हो? नहीं, पिछले वाले में आप लिखवा दिए थे उत्तर पद में द्वितीय व्यक्ति लगेगा। द्वितीय विभक्ति लगेगा। षष्ठी लिखो। वही
द्वितीय लिखाए थे। इस समाज में कोई पद की प्रधानता समाज में कोई पद चलिए नहीं, सुधार कर लेंगे, द्वितीय विभक्ति होगी। जो उत्तर यहाँ पे उदाहरण लिखाए थे इससे पहले उप में नहीं ना होगी। जी द्वितीय विभक्ति है ना, द्वितीय विभक्ति गलत से लिखा गया, द्वितीय षष्ठी विभक्ति लिखेंगे, ये चीज लिख लेंगे। फिर आप जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं वो लोग लिख लेंगे उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति। इससे पहले वाले उदाहरण में भी उप में हाँ उप में भी षष्ठी विभक्ति उत्तर पद में। ऐसे नहीं चलिए बोलना चाहिए पहले ना। नहीं, सब टोटल अभी समाप्त में सब जगह षष्ठी विभक्ति लगेगा। नहीं वैसी बात नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर पश्चात है योग अर्थ दोनों में लगेगा। आप कहाँ पर पश्चात होगा कहाँ पर योग होगा उसकी बाद में चर्चा होगी। लेकिन ये उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। अनु नगरम नगरम अनु ग्रामम अनु गंगम। चलिए दो उदाहरण तीन लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा? नगरस्य पश्चात पश्चात ग्रामस्य पश्चात और गंगायाः पश्चात। तो आप कहोगे कि भाई योग का, चलिए तो उदाहरण और भी लिखते हैं। नगरस्य का स्पेलिंग सही है सर? न नगर से चलिए अब अनुरागम अनुगुणम अनुरूपम अनुरूपम। इसका उदाहरण बनाएंगे। रागस्य योग्यम। इसका उदाहरण होगा गुणस्य योग्यम। और इसका होगा रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम आधा ग है, यह है म है। अब देखेंगे यहाँ पर समझेंगे कि आखिर में दो तीन उदाहरण जो मैं बताया उसमें पश्चात कर दिया, दो तीन आखिरी में बताया उसमें योग्यम कर दिया। तो क्या योग्यम यहाँ नहीं हो सकता था? पश्चात यहाँ नहीं हो सकता था? हो सकता है क्लास में लिखे थे लिख दिए इसलिए हो गया, नहीं लिखे नहीं होगा। लिख सकते हैं सर। अब देखेंगे अब होगा कि नहीं होगा। हम तो लिख दिया है ऐसा ही, आप जैसा लिख रहा है वो वैसा पाओगे। यहाँ पर नगर से, ग्राम से, गंगा से एक चित्र उभर रहा है। नगर तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी वगैरह वगैरह जहाँ से आया है वो, दिल्ली, पटना वगैरह। मधुबनी बोलिए। हाँ सुपौल बोलिए। गंगम से भी पता चला गंगा एक नदी है जो हिमालय से निकलकर गंगोपसागर में गिरती है कि नहीं है। फिर गांव है जहाँ पर हम आप समय बिताए हैं 5-6 महीना, अटखेलिया किए हैं कि नहीं, वो सब वो मैंने एक चित्र उभर रहा है। उसकी एक नक्शा है, उसकी आकृति है, उसकी एक प्रकृति है कि नहीं। वो गांव का जैसे ही नाम लेते हैं वो चित्र उभर जाता है। गंगा के नाम जैसे वो तब लगता है कि पानी में छलछलाते हुए गिरती होगी, किनारा उसका टेढ़ा मेढ़ा इससे होता हुआ कि नहीं। और क्या है, फिर नगर है, टाउन है, बड़े बड़े दुकान होंगे, मॉल होंगे जिसमें बड़े बड़े कि नहीं
ये सब होंगे। लेकिन ये तो दिख रहा है, चित्र एक उभर रहा है, लेकिन यहाँ पर राग है, गुण है, रूप है, इसका कोई चित्र उभर नहीं रहा है। गुण है, उसका चित्र उभर रहा है। रूप है तो हो सकता है सांवला गोरा ये रूप है, लेकिन उसका रूप कोई निकल नहीं रहा है। उसका नक्शा खींचा जाए तो खिंचाएगा रूप का, कॉलर हो सकता है, लेकिन उसका रूप का नक्शा बनाओ, गांव का नक्शा बन जाएगा, नदी का नक्शा बन जाएगा, गंगा की नक्शा बन जाएगी, और क्या है नगर की नक्शा बना देंगे, उसका मानचित्र मिल जाएगा। लेकिन क्या रूप का, गुण का, ये सब का चित्र मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने योग लगा दिया। आपने बहुत बारात गए होंगे, क्या किए होंगे, रिसेप्शन में गए होंगे, लड़का लड़की को देखे होंगे, तो आप लड़की को देखते या लड़का को देखते, वो लड़की का लड़का का जोड़ा बहुत अच्छा है, माने अनुरूप है, उसके रूप के अनुकूल है। अब वही बेमेल हो जाता है कि ना, लड़का के लायक लड़की नहीं है, लड़की के लायक लड़का नहीं है, तो बेमेल होता है, अनुरूप हो गया, वो खराब हो गया। तो अनुरूप क्या हो गया, क्या ये उदाहरण है? अनुरूप हमारे रूप के अनुसार है, यानी लड़का और लड़की जो शादी जो हुई है उसके पेरेंट्स खोज कर किए हैं, रूप के अनुरूप है। तो इसलिए क्या है, तो वही बात है कि अनुरूपम लिखा है, रूपस्य योग्यम। तो इस तरह से यहाँ पर 3 गो में क्या किया, योग लगा दिया, बाकी 3 ऊपर में क्या कर दिया मैंने, पश्चात कर दिया। तो इस तरह से आप कहाँ पर योग होगा, कहाँ पर पश्चात होगा, आप क्लियर हो गया होगा। योग और पश्चात का मतलब बता दिया। तो योग मैंने पीछे और उसके लायक है नहीं। तो इस तरह से मैंने क्या हुआ, ये आप इसको समझ लीजिए। चलिए तो मैं आगे मिटाता हूँ। चलिए ये आपका दूसरा नंबर हो गया था, दूसरा तीसरा इसमें आ गया है। और योग के विषय में जानकारी नहीं है। लड़का के योग लड़की, लड़की के योग लड़का, ये योग हो मैं लायक, किसी के सर, किसी के लायक, हाँ अनफिट नहीं है। चलिए अब तीसरा हम चलते हैं। यथा, यथा है, यथा को बदलोगे अनतिक्रम्य। हाँ, यथा जो बदलेगा अनतिक्रम में बदलेगा, उत्तर पद में, उत्तर चला जाएगा ये। अब लिखेंगे यहाँ पर उत्तर पद में, उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। आप उदाहरण यहाँ पर लिख दें, ये आपको याद रहना चाहिए, तो अब टूटेगा नहीं तो नहीं होगा। ये क्लियर आपको याद होना चाहिए कि यथा बदलता है तो अनतिक्रम में बदलेगा, अनतिक्रम बदलता है तो यथा में बदलता है। ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आपसे बनेगा नहीं। तो ये लाइन कम से कम ये न हो तो एक से मैंने वो द्वंद्व समाज का एक बार बताया है, अव्यय भाव को कंट्रास्ट कर लेंगे, मैंने ध्यान में रहेगा तो आपको माने 100% बनने की संभावना है। तत्पुरुष अगर कमजोर थोड़ा सा रहेगा तो द्वितीय लगेगा। हाँ द्वितीय, हाँ इसमें द्वितीय लगेगा, 2 में षष्ठी लगा, इसमें द्वितीय लगेगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा बुद्धि, यथा मति, यथा बलम। ये उदाहरण बहुत लिखा गया। अब एक बना देते हैं, बाकी सब आप बना भी सकते हो। तो यहाँ पर करेंगे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या लगता है, शक्तिम होता है। शक्ति म हलंत लिखोगे जरूर, अनुस्वार वाला ऑप्शन होगा तो नहीं सही होगा। अगर अनुस्वार, और ये 4 ऑप्शन देगा, एक में दे देगा अनुस्वार वाला और उसमें टिक मार दिया तो आपका गलत हो गया। ये खोजना कि म वाला है कि अनुस्वार वाला है। तो अगर म वाला नहीं होगा तो वही अनुस्वार वाला पर टिक मारना, तो यही सही है, वो गलत हो जाएगा।
इसके बदले में यहाँ अनुस्वार देकर, क्योंकि यहाँ पर अनतिक्रम है अ से शुरू है, तो यहाँ पर होने वाला म ही होगा, अनुस्वार नहीं होगा। सर बात समझ नहीं? योग्यम ही सब में मौन अंत और अनुस्वार दोनों चलेगा। नहीं, वहाँ पर अनुस्वार ही चलेगा। योग्य में हाँ, मौन अंत हटाना। कौन सा पूर्व पद में क्या लिखिए हैं? इसमें सर जिसमें षष्ठी विभक्ति वाला तो वो विग्रह के क्या बोली तो अनुरागम, क्या किए हैं थोड़ी है तो अनुरागम रागस्य योग्यम। तो वो तो योगम तो अंत में रहेगा ही। हाँ, तो तो उसमें अंत में, ये शुरुआत में नहीं, ये नहीं, इधर से समझ गए। वो वहाँ सेंटेंस के अंत में वो नहीं रहता है, वो तो हलंत लगेगा। सत्यम क्रम्य, ये विसर्ग सर मत दीजिएगा। अब बना लेंगे उसी तरह से भक्तिम, भक्तिम ये डॉट डाल देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? बुद्धिम, बुद्धिम। अब ये जगह मतिम, मतिम। और जब बलम, बलम, ये आपका हो गया। बलम मतलब हुए बन नहीं हुआ। तो अब शुरू उदाहरण आगे नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया था, ये तीसरा था, ये तीसरा उदाहरण था। चौथा, अब चलते हैं चौथा उदाहरण। चौथा जी, नीर अभाव, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, फिर हम षष्ठी में आ गए, द्वितीय से षष्ठी में। जी लाइन से क्या हो गया था? नीर, नीर बदलेगा भाव में, लेकिन ये इसमें अधिकांशतः जो षष्ठी विभक्ति लिखा हुआ है वो बाकी जो षष्ठी लिखा होता है एक ही वचन में सब गया था उदाहरण, षष्ठी का एक वचन में, लेकिन इसमें अधिकांशतः षष्ठी के बहुवचन में उदाहरण जाएंगे। अधिकांश हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है निर्जनम, निर्धनम, निर्गंधम, निर्लजम, निर्जलम, निर्जलम। ये उदाहरण मैंने दिया आपको। ये लिखा हुआ है निर्जनम, जन्म, उत्तर पद में है जन, जन माने आदमी। ये अभाव देखिए, घर में जैसे आपके शादी विवाह होता है तो बहुत से लोग आते हैं, चाहे आप घर पर गए होंगे तो आप घर के इकलौते बच्चे रहे होंगे, होगा कि उसमें इकलौते बच्चे आप में से कोई हो, वो अब वहाँ पर आप यहाँ चलाए हो तो अब घर सुन लगता हो, क्या उदास लगता हो, तो वो तो बात है, अकेला की बात है। यानी जैसे यहाँ पर आप लोग रहते थे नहीं, यहाँ से सब लोग चला गया तो ये उदास लगता रहा होगा कि नहीं?
तो बहुत के चल जाने पर कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है कि नहीं। एक के चले जाने पर अभाव नहीं होता है, बहुत के चले जाने पर अभाव होता है, माने उसको कमी कहते हैं। तो वही उसी अर्थ में, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। तो ये निर्जनम लिखा है जन है, तो ये जना नाम अभाव है, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, जना नाम, जना नाम। यहाँ पर नाम जो लिखेंगे म हलंत में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभाव है। बात समझे नहीं। हाँ, अब वो यहाँ पर निर्धनम लिखा हुआ है, निर्धनम लिखा है तो क्या हो जाएगा, धना नाम, धना नाम, धनों का अभाव, अभाव। अब देखोगे यहाँ पर अगर ये एक जगह, ये अगर पूरा समास आपको पढ़ना रहता तो एक उदाहरण आपको यहाँ पर आता, ये लिखा हुआ है, ये उदाहरण, इसका उदाहरण नहीं होगा। ये लिखा हुआ है निर्जनः, निर्जनः, चाहे निर्धनः, निर्धनः या निर्बलः, निर्बलः। अगर इस तरह से अगर उदाहरण मिलता तो ये बहुब्री समास था। ये कौन सा समास है, बहुब्री। यानी इसमें यहाँ पर जो उदाहरण ये दिया हुआ है म हलन, तो समझ लो कि यह अव्ययभाव समास है। अगर इसमें विसर्ग अगर डाल दिया तो हो जाता बहुब्री। अगर ये बहुब्री, अगर निर्धन को यहाँ पर निर्धनम दिया हुआ है, यानी धना नाम अभाव दिया हुआ है, अगर इसको बनाया जाए, निर्धना बना जाए, तो निर्गत धन स्मात् सह, इसका समास होगा निर्गत धन स्मात् सह, जिससे धन निकल गया है वह, यानी जिसके हाथ से या जिसके पास से धन निकल गया है वह, तो अव्यय भाव कौन सा समास कहलाया, बहुब्री। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, धन का अभाव, ये बहुब्री नहीं बता रहा है, धन का अभाव बता रहा है। तो इस तरह से ये आपको पढ़ना नहीं है तो आपको कंफ्यूज कर देता, फिर भी नहीं होता तो मैं क्या तरीका बताऊँगा, अगर हलन अनुस्वार आता है, विसर्ग आता है, तो उसको बहुब्री समास में तुर देता, और अगर म आएगा तो अव्ययभाव समास वाला नियम लगाकर तुर दोगे। तो मैं तरीका अंत में बता देता हूँ कि ऐसा करना है, लेकिन अब पढ़ना ही नहीं है तो तरीका बताने से क्या फायदा। तो इसलिए मैं इन उदाहरणों को मैं मिटा देता हूँ। इसका सब ऑपरेशन रहता है ना सर? हाँ, रहेगा इस बार। प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक बोले। चलिए, ये निर्गंधम लिखा है, गंधा नाम, गंधा नाम, गधा नाम मत लिख लीजिएगा, गंधा नाम। अभावः, निर्लजम, लजा नाम, जिसको लाजा ही नहीं है उसको निर्लज नहीं कहते हैं, लजा नाम। अभावः, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्जलम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बहुवचन में नहीं ले जाएंगे, ये लिखेंगे जलस्य भाव, जलस्य अभाव, ये होगा आपका उधर कमी, जल की कमी। सर निर्लजम देखिए सर, जॉ पर बैठा निर्लज, हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया। निर्लजम, जलस्य सर हो गया। हाँ इसका जलस्य होगा, जलस्य भाव अकारांत जी, नहीं उससे कोई फर्क, जल एक वचन में लिखे होता है, तो बाकी सब तो अकारांते हैं, सब तो अकारांते हैं। इसमें कौन, ये धन है, जन है, गंध है, लजा एक अकारांत है, लजा। चलिए लिखिए, लज है ना सर? लज, हाँ लजा है, लज्जा, लज्ज, हाँ लजम है। पूरा लॉ है, आधा लॉ नहीं है, पूरा लॉ है। चलो इसको मिटा दो। ये सह या सहित, उत्तर पद में इसको मिटा देते हैं, तृतीया विभक्ति लिखोगे, तृतीया
इस समास में पहले ये जो समास पद रहेगा स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स। और वो स टूटेगा तो स में दिखाई देगा ना तो सहित में दिखाई देगा। दो में से कोई देखना कि स है या सहित है। तो उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। ये लिखा हुआ है सपुत्रम सछत्रम सपुस्तकम। चलो कितना उदाहरण लिखा है? मतलब होता क्या है? साथ। समझ गए। अब लिखा है पुत्रेण सह। देखोगे अगर बहुवचनों भी हो सकता है। उदाहरण देखना, बहुवचन में हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुत्रई सह, ऐसे यानी तो सहित। ये स सहित दोनों में से कोई हो सकता है। बात समझिए। तो एक वचन में जा सकता है, बहुवचन में जा सकता है, लेकिन समास पद सपुत्रे होगा, सपुत्रम। अगर दोनों तरह से अगर विग्रह दिया हुआ है, कोई एक दिया हुआ है, दोनों थोड़ा दिया रहेगा। अगर एक दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो देखना कि दोनों में से कौन है। दोनों नहीं दिया रहेगा। अल्लाह अगर वो दिया तो मतलब वही आंसर है। आंसर लेकिन दोनों का यही होगा, लेकिन इसका आंसर दो हो सकता है। बात समझ नहीं? वो वाला ना क्यों हो गया वहाँ? र है इसलिए। तो पुत्रेन में तो वही होता नहीं है। बगल वाला कैसे बनता जी? है सर? बगल वाला पुत्रे वाला ये तृतीय के बहुवचन में है। तृतीय का ये बहुवचन। तृतीय के एक वचन में है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सछत्रम क्षत्रेण। तो ये तो हो जाएगा कि एक ही वचन में जाएगा। ये बहुवचन थोड़े गए। अब एक आदमी 10 को छात्र लेकर ओढ़ कर थोड़े जाएगा, वो तो एक ही हो जाएगा। हो सकता है कि मेला घूमने चला दुर्गा पूजा का बाप, तो बेटा 3 4 को तो लेकर नहीं जाएगा। एगो दूगो छोड़ दे, एक को लेकर जाएगा। बड़ा दुल्हन है, कान में बैठा लेगा, है ना? ही वही बात है। ध्यान है बच्चा किधर, ऐसे हंसी पढ़ाई हो रही है इधर। चलो लिखो। हो गया, खोल दो। साइड से पहले एक उदाहरण है, ये आपका हो गया 5वां उदाहरण था। ये 5वां उदाहरण था। लास्ट वाला क्या है सर? पुस्तकेन सह, नहीं तो पुस्तकै सह। बहुवचन में इसका भी नहीं करता है बीच वाले का। बीच वाला का वही मतलब कि छाता एक लेकर जा रहे हैं ना आप, 2-3 तो नहीं, लेकिन एक पुस्तक नहीं, आप 3-4 पुस्तक ले जा रहे हैं। इसके कारण इस नजर से मैं ऐसा किया हूँ। आपको तृतीय देखना है, एक वचन है कि बहुवचन उदाहरण है। दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। एक वचन है तो बहुवचन नहीं। हाँ, सब पुस्तक। चलिए, तो ये हो गया स है या सही ऊपर वाला। और भी एक और उदाहरण में है, अब इसमें लिखना होगा आपको। ये छठा जी, एक ही उदाहरण है, ये समाप्त करते हैं। अब समय भी हो चुका है। हाँ, एक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, सीधा लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे। इस समास में, इस उदाहरण में दोनों पद द्विवचन नहीं, द्विवचन है। द्वितीया या सप्तमी विभक्ति में होंगे। अभी तो कंफर्म हो गया कि हर चीज ना ये दोनों पद हम बोलेंगे, आप हमको पूछ रहा हूँ।
एक पद की पुनरावृत्ति और इसको देखोगे के पास एक एक पद की पर क्या लिखे सर? ये दोनों पद एक पद की पुनरावृत्ति होगी, माने जो पद लिखा जाएगा वही पद दूसरे पद में ही लिखाएगा। उदाहरण से समझ जाओगे। अब लिखा हुआ है यहाँ पर दीनम दीनम, ये लिखा है द्वितीय विभक्ति में। और दूसरा लिख दिए दीने दीने, ये लिखा है सप्तमी। हुआ ये क्या है सर? क्या लिखा है? पद की पुनरावृत्ति लिखा हुआ है, वृत्ति पुनः पुनरावृत्ति मन दोहराना, एक ही शब्द को दो बार लिखना। दोहरा कर ये दोहराया हुआ नहीं है, दीनम तो दीनम तो दीने तो दीने, दिन ये द्वितीय में है तो सप्तमी में उदाहरण लिखा हुआ है। द्वितीया माने एक ही शब्द को दो बार रिपीट करना, वही पुनरावृत्ति कहलाता है। पुनरावृत्ति अब देखो ये मैं लिखा हूँ दोनों पद द्वितीय या सप्तमी में, तो दोनों लिख दिया हूँ। ये द्वितीय में रहे तब या सप्तमी में रहे तब, ये दोनों उदाहरण दिया। अब तो एक को किस में बदलना है, एक पद को किस में बदलना है, प्रति में बदल देना है, यानी हो जाएगा प्रतिदिनम प्रतिदिनम। कोनो पद को चेंज कर देंगे जी? कोनो पद को। हाँ तो कौन देखने जरा किसका किया है, लेकिन वो तो हो रहा है बाधनी वाला ना। बाढ़ी वाला पद। हाँ इसका भी हो जाएगा प्रतिदिनम हो जाएगा। दिनम प्रति भी तो लिख सर सकते जो हैं। बड़ी जी नहीं, बड़ी नौ दिए थे उसका नहीं होगा? कहाँ दांतर ना लिखा हुआ था। क्या है, दिनम दिनम प्रतिदिनम, दिने दिने प्रतिदिनम, दिने दिने भी सर प्रतिदिन ले सकते दोनों का होगा, ये हो गया। दिनों में ना होगा लेकिन हाँ प्रतिदिनम होगा दिने नहीं हो सकता है पर नहीं। चलिए और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। बताइएगा मन नहीं उदाहरण नहीं लिख रहा है। हाँ तो अब लिखाते हैं ना ऊपर, अब जगह थोड़े था। अब लिखा प्रति नगरम, प्रति नगरम नगरम, प्रति ग्रामम, प्रति ग्रामम। अब एक लिखा है प्रत्येकम, लिखा है प्रत्येकम, ये संधि यहाँ किया हुआ है प्रत्येकम। अब यहाँ पर केवल एकम एकम लिखाएगा, एक एक नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा। एकम 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 बराबर प्रति एकम। एक को प्रति में बदल दोगे। यहाँ पर प्रति नगरम है तो क्या हो जाएगा, नगरम नगरम या नगरे नगरे दोनों हो सकता है। नगरम उल्टा क्या है सर? नगरम ग्राम है, ग्रामम ग्रामम है। यहाँ पर है नगरम नगरम प्रति नगरम, ये हो गया उदाहरण। यानी ध्यान रखोगे ये उदाहरण आसान है, डबल वर्ड रहेगा तो ये को प्रति में कन्वर्ट करना हो गया काम तमाम।
चलिए तो सर ये अलग अलग लिखना जरूरी है ये मतलब सर लिखे तो सेम ही वर्ड है लेकिन अलग तरह से लिखे जो वो लिखे ना का है सर एक अनुस्वार तो यहाँ तो मैं जैसे म डाल दिया हूँ तो अगर दोनों में सर म कर